हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा था कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर किसने अटैक किया। जो अटैक करता है उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट तीन तरह के देखे थे हमने, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने इसके बाद ये देखा था कि लीविंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है। फिर हम आज देखेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, तो जो इन सब की सिक्वेंशियल स्टडी होती है उसको ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोल देते हैं। बेसिकली जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हम उन सब के अंदर यही पढ़ते हैं कि कौन अटैकिंग रिएजेंट है, बॉन्ड क्लीवेज कैसे हुआ है ना, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है ये देख लिया था हमने। अटैकिंग रिएजेंट तीन तरह के पढ़े थे हमने, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग ग्रुप डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले बॉन्ड क्लीवेज समझने से पहले आप ये समझ लो कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जैसा अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे और उसके बीच में कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी को बोल देते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली जब दो दो चीज़ों के बीच में कोई अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उस अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड बोल देते हैं कि भाई दो बंदों में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मैंने किसी की हेल्प कर दी है ना, तो वो बंदा मेरे से अट्रैक्टेड हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा उसे मेरे से, तो मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, दो एटम एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बेसिकली उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दो एटम एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं है ना, तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी को बोल देते हैं कि बेसिकली बॉन्ड जो होता है ना, वो दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन होता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है उसमें ना टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मीनिंग होता है कि वहां पे दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दो एटम एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, कि भाई ये मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन है, मैं इनका यूज मैं भी करूंगा और इनका यूज तुम भी कर लो। तो कंप्लीट वो डोनेट नहीं करते कि भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करते हैं कि भाई तुम भी इनका यूज कर लो, मैं भी इनका यूज कर लूंगा। तो जहाँ पे ये वाला अट्रैक्शन होता है कि वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ आया ना? तो कार्बन है ना, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर ही करता है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करता है। ठीक है, तो यहाँ हम कार्बन की बात ही करेंगे तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। क्लियर है? समझ आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना? और एक पॉइंट ये समझना है आपको कि जो हमारे पास एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है उसमें टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड के अंदर टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसा अगर मैं बोल दूं कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मीनिंग ये है, दो एटम है हमारे पास, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मीनिंग ये है कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? बॉन्ड समझ में आ गया है ना? अब समझो कि हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, अगर मैं उस बॉन्ड को तोड़ दूं तो उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है? अगर हमारे पास दो एटम है उनके बीच के बॉन्ड को हम तोड़ दें तो उसको हम बॉन्ड क्लीवेज बोल देते हैं। ठीक है, अब जो बॉन्ड क्लीवेज होता है मतलब जो बॉन्ड का टूटना होता है वो दो तरीके से टूटता है। या तो हमारे पास जो क्लीवेज हो रहा है वो होमोलिटिक क्लीवेज हो,
या होता है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है उसमें जो हमारे पास दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रखा है, जब वो टूटेगा तो जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा दोनों को। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला है तो हम उसको बोल देंगे होमोलिटिक क्लीवेज। और अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से टूटा, दो एटम के बीच जो बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटा कि एक को तो कुछ भी नहीं मिला और दूसरे को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इस तरह की जो क्लीवेज होता है इसको हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। क्लियर है क्या? है ना? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। होमोलिटिक क्लीवेज, तो होमोलिटिक क्लीवेज में हम देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज फ्रेगमेंट, या हमारे पास एटम बोल दूं मैं, है ना, गेट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारे पास दो फ्रेगमेंट थे या दो एटम थे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब उस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो वो इस तरीके से बॉन्ड टूटा कि दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिल गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिल गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर ऐसे बोल दूं कि हमारे पास Cl और Cl ने एक बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है, और यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन Cl को मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl को मिल जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस Cl को मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले जो ये वाला क्लीवेज है इसको हम होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये जो हमको मिला, जब हमारे पास किसी एटम के सर पे हम ऐसा एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो हम उसको फ्री रेडिकल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमको फ्री रेडिकल मिल गया, है ना? ठीक है, तो अभी हमारे पास ये है कि वी गेट फ्री रेडिकल, कि जब हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हमको प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि हमारे पास एटम के पास, न्यूट्रल एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। क्लियर है? अब आप ये पूछोगे कि भैया हम ऐसा कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होना है या यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना है? तो होमोलिटिक क्लीवेज वहां पे होती है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है ना वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है वो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम है, दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, मतलब उन पे कोई पोल नहीं है। अगर एक की ज्यादा हो जाती तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता, है ना, और एक की अगर कम होती तो वो पॉजिटिव होता, तो उनके बीच में बेसिकली पोल बन जाते, प्लस माइनस पोल बन जाते। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 एटम है, दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अब जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो उनके बीच में जो क्लीवेज होगा ना वो होमोलिटिक होगा, मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम को मिलेगा। अगर यहाँ पे इनके बीच में पोल डेवलप हो जाते, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता, तो जब बॉन्ड टूटता तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। ये वाली कंडीशन पढ़ेंगे हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज में। तो अभी बेसिकली हमको ये देखना है कि जो होमोलिटिक क्लीवेज वहां पे होता है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है, मतलब नॉन पोलर मतलब उनपे कोई पोल नहीं है, वो दोनों की जो दोनों एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लियर है क्या? एक तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम है, या मैं ऐसे बोल दूं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, तो वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अगर हमारे पास हम उस मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर दे और हाई रेडिएशन दे तब भी हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा। क्लियर है क्या? तो देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि नॉन पोलर नेचर हो हमारे पास मॉलिक्यूल का। क्लियर है? और सेकंड है कि हाई टेम्परेचर एंड एनर्जी रेडिएशन ऑल्सो, मतलब टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, है ना,
और एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो फेवर होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर भी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है तो हमारे पास मॉलिक्यूल है जो उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि जो हमारे पास दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, तो जब वो बॉन्ड टूटेगा, जब हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे, तो जो बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम को मिलेंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास चले जाएंगे। अभी होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिल गया, तो इनमें होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था। लेकिन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर रखे हैं, जब वो बॉन्ड टूटेगा तो वो किसी एक एटम के पास चले जाएंगे। और किस एटम के पास चले जाएंगे? जो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। तो हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज में दो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एटम के पास चला जाता है, ठीक है। उस एटम के पास जाता है जो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, इज टेकन अवे बाय वन ऑफ द फ्रेगमेंट या एटम। तो ये ऐसे बोलते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे थे, जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम के पास चले जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसा हमारे पास ये है, हमारे पास ये है कि यहाँ पे देख लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास A और B के बीच में ना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो A है वो मोर पावरफुल है, मतलब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो जो बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्योंकि ये A ज्यादा पावरफुल है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस A के पास ही चले जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन A के पास चले गए, इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम ऐसे दिखाते हैं कर्व्ड एरो से, ऐसे कि जो ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब इनके बीच में बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि A ज्यादा पावरफुल है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम A को दिखा देंगे नेगेटिव। A हो गया हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। और B को तो कुछ भी नहीं मिला, B को थोड़े ना कुछ मिला है, तो B बोल देंगे हम कि B हो गया पॉजिटिव, क्योंकि यार उसको उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो B हो गया हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, है ना। अब सेकंड केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास फिर AB मॉलिक्यूल है ना। इस बार हमारे पास B ज्यादा पावरफुल है, तो जब B ज्यादा पावरफुल होगा तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे B की तरफ, है ना। B के पास चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? इस वाले कर्व्ड एरो से दिखाएंगे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये B के पास चले गए, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे A को तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, है ना। तो हम इसलिए बोल देंगे कि A तो पॉजिटिव है और B को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, है ना। तो हम B को ऐसे दिखाएंगे कि B नेगेटिव। क्लियर है क्या? इस वाले केस में क्या था कि A ज्यादा पावरफुल था, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन A को मिले, जिसको मिले इलेक्ट्रॉन उसको हमने नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ कि B ज्यादा पावरफुल है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिले वो B को मिले, तो हमने यहाँ पे B को नेगेटिव दिखा दिया। क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। इस बॉन्ड में हो क्या रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदे को मिल रहे हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन एक को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ही जा रहे हैं। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये यहाँ पे यही वाला एग्जांपल है कि A और B के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है, B ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे, तो B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो B को हम नेगेटिव दिखा देंगे, A को हम पॉजिटिव दिखा देंगे। बेसिकली जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको हम नेगेटिव दिखा देंगे, ठीक है। सेकंड में हमारे पास A ज्यादा पावरफुल है, तो जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो A के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे,
तो इसलिए हम ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव बोल देंगे। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे कि भैया फिर ये वाला जो क्लीवेज है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये किन कंडीशंस में होता है? तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज तब होता है जब हमारे पास मॉलिक्यूल में पोल्स हो, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल का नेचर पोलर हो, पोलर नेचर का मॉलिक्यूल हो। अब पोलर नेचर का मॉलिक्यूल कैसे होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। मींस एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है ना? तो इसी वजह से जब इनके बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो ऐसा हमने लिखा हुआ है कि पोलर नेचर फेवर हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? है ना? अब हम बोलते हैं कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और कॉल्ड आयोनिक और हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शन। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास जिन रिएक्शंस में हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है उन रिएक्शंस को हम या तो बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन, या बोलते हैं हम हेट्रोपोलर रिएक्शन, या बोलते हैं हम जस्ट पोलर रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम उन रिएक्शंस को आयोनिक रिएक्शन बोल देंगे या हम बोल देंगे हेट्रोपोलर रिएक्शन जिनमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास था बॉन्ड क्लीवेज, है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय।